हेलो दोस्तों, आदित्य बोल रहा हूँ और आज की इस वीडियो से अपन लोग शुरुआत करने वाले हैं बायोलॉजी की। और बायोलॉजी की अगर बात करूँ तो बायोलॉजी आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सब में पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये लेक्चर आपको हेल्प करने वाली है आगामी बीपीएससी एईडीओ की जो परीक्षा है उसमें आपको संपूर्ण तरीके से हेल्प करेगी। और चाहे आपकी बिहार एसएससी का एग्जाम हो उसमें भी ये उतना ही हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इनमें मैं पूरे बीपीएससी का जो पाठ्यक्रम है उसको लेके चलने वाला हूँ। इवन जो बीपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो पाठ्यक्रम चलता है उसको कवर करूँगा, ताकि आपका जो बीपीएससी एईडीओ का पेपर हो उसमें भी ये लेक्चर हेल्प करे और साथ ही साथ आपके ये लेक्चर हेल्प करे बिहार एसएससी के भी पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी में सबसे पहले अपन लोग देखते हैं कि बायोलॉजी का अपना लोग का पाठ्यक्रम क्या होने वाली है। सबसे पहले भाग 1 में अपना लोग पढ़ेंगे मानव शारीरिक क्रिया विज्ञान यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो मानव पाचन तंत्र पढ़ेंगे और जिसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। साथ ही अपन लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र और कोविड-19। और कोविड-19 से पहले इस टॉपिक को नहीं पढ़ा जाता था क्योंकि कोविड आया ही नहीं था। उसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे मानव तंत्रिका तंत्र यानी कि इसी को कहते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। साथ ही साथ अपन लोग देखने वाले हैं मानव संवेदी अंग यानी कि ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन, ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे आँख, नाक, कान और ये सारा चीज़ अपन लोग पढ़ेंगे ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन में। उसके बाद बोन सिस्टम पढ़ेंगे, एक्सेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। इतने सारे चीज़ को अपन लोग कवर करने वाले हैं। उसके बाद आ जाएँगे भाग 2 में। अगर हम भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में अपन लोग कवर करेंगे मानव पोषण और स्वास्थ्य। तो इसमें पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और साथ ही साथ खनिज लवण पढ़ेंगे, फाइबर पढ़ेंगे, वाटर पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे। इतने जो टॉपिक आपको अभी भारी लग रहे होंगे, जब ये लेक्चर एंड पे जाएगी तो आपको ये सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो इसको अपन लोग कवर करेंगे अपने क्लास नोट से। जब मैं पढ़ा करता था तो मेरा क्लास नोट यही हुआ करता था और आज के टाइम में मैंने इस क्लास नोट को थोड़ा अपडेट कर दिया हूँ, ताकि न्यू कंटेंट भी जुड़ जाए और जिस टाइप का क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है उसके बेस्ड ये क्लास नोट्स को तैयार किया गया है। और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो अपने नोटबुक में। जो पॉइंट मैं यहाँ पे बताऊंगा तो आप अगर साथ साथ थोड़ा नोटिंग करते चलोगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बेहतरीन तरीके से क्लियर होते चला जाएगा। साथ ही उसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे प्रमुख रोग जो इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, इसमें भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। टीकाकरण पढ़ेंगे, प्रतिरक्षा पढ़ेंगे यानी कि वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइज़ेशन भी अपन लोग कवर करेंगे। उसके बाद अपन लोग आ जाएँगे विशुद्ध जीव विज्ञान यानी कि प्योर बायोलॉजी में। और प्योर बायोलॉजी में अपन लोग पढ़ेंगे जीव की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, कोशिका विज्ञान पढ़ेंगे, टिश्यू पढ़ेंगे। साथ ही साथ फिर अपना लोग का आ जाएगा भाग 4। तो भाग 4 में अपन लोग देखने वाले हैं प्लांट किंगडम। साथ ही साथ उसके क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्या होती है जड़, तना, पत्ती, फूल, फल आदि, इन सब चीज़ों को देखेंगे। साथ ही साथ जो पादप में हार्मोन होते हैं उसको भी देखेंगे और पादप में कौन से रोग पाए जाते हैं यानी कि डिजीज़ पाए जाते हैं, उसको भी अपन लोग यहाँ पे कवर करेंगे। साथ ही साथ में देखेंगे जो एनिमल किंगडम है उसको भी देखेंगे और जेनेटिक्स को भी देखेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरुआत करते हैं, ताकि आपके का ज़्यादा टाइम ना लिया जाए। तो अपन लोग शुरुआत करेंगे यहाँ से, जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा आगे चलता हूँ। हुँ। आज के क्लास को शुरुआत करते हैं मानव पोषण और स्वास्थ्य से, क्योंकि एक बार अगर मानव पोषण स्वास्थ्य अगर खत्म हो जाए तो फिर अपना लोग चलेंगे विशुद्ध बायोलॉजी में, जहाँ से अपना लोग पढ़ेंगे सेल, टिश्यू, इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम मानव पोषण में बात करें तो पहला टॉपिक है अपने पास सजीवता के लक्षण। इंसान जब सजीव होता है, इंसान क्या पेड़-पौधे, जानवर जितने भी आप लोग दुनिया में देख रहे हो जो भी सजीव है, तो सजीवता का कुछ लक्षण होता है। मान लीजिए कि आपके पास टेबल है, टेबल तो निर्जीव है, तो उसके पास कोई भी लक्षण नहीं होगा, वो बस जहाँ है वहीं का पड़ा रहेगा। लेकिन जो चीज़ सजीव होगा, आप मान लीजिए सजीव है, पेड़-पौधे सजीव हैं, जानवर सजीव हैं, तो उन सारे लोगों का कुछ ना कुछ लक्षण होता है, जो भी सजीव होता है। सजीव का पहला लक्षण होता है कि वो लोग श्वसन करता है, जो आप लोग अभी साँस ले रहे हो, उसी को श्वसन करना कहते हैं। सजीव जितने भी हैं, चाहे वो पेड़-पौधे हो, चाहे वो जानवर हो, कुत्ता-बिल्ली जो भी हो, सजीव अगर वो है तो वो श्वसन करेगा ही। श्वसन करने के साथ-साथ वो लोग प्रजनन भी करता है। वो लोग हमेशा चाहता है कि मेरे जैसा कोई और जन्म ले, जो कि मेरे वंश को आगे बढ़ाते हुए चला जाए। तो वो लोग प्रजनन भी करता है। एक बार जब अगर प्रजनन हो गया तो उसका पोषण का भी ज़रूरत पड़ता है। यानी कि वृद्धि एवं विकास के लिए पोषण करना ज़रूरी होता है। अगर आप पोषण नहीं करोगे, अगर आप एक दिन भूखे रह के देखो तो आपका जो एनर्जी है वो पूरी तरह से डाउन हो जाएगी। अगर आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी तो आपका नहीं विकास होगा, नहीं वृद्धि होगा। तो उसके लिए आप लोग पोषण करते हैं। उसके बाद आप लोग प्रतिक्रिया देते हो। अब इसमें थोड़ा-सी आपको समझने की ज़रूरत है। मान लीजिए आपने अचानक से साँप देख लिया तो आप लोग डर जाते हो। तो वो क्या है? वो प्रतिक्रिया देना है। अगर आपका हाथ किसी आग के सामने में आ जाए, तो वहाँ से आपका हाथ जलना चालू हो जाता है और ऑटोमेटिक आप लोग अपना हाथ हटा लेते हो, तो वो क्या होता है? वो प्रतिक्रिया देना होता है। साथ ही साथ शरीर में एक लक्षण और पाए जाते हैं, ये जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, पोषण के बाद यानी कि पाचन के बाद जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसको ये लोग बाहर निकालते हैं। जैसे मूत्र हो गया,
मल हो गया, ये सारी चीज़ सजीव अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। उसके बाद ये लोग परिवहन करते हैं, गति भी करते हैं, गमन भी करते हैं। आप लोग चलते हैं, फिर आप लोग ऐसा बोलोगे कि पेड़-पौधे भी तो सजीव हैं, लेकिन ये लोग गति नहीं करते। तो इसका भी आपको आगे सॉल्यूशन मिल जाएगा कि आखिर पेड़-पौधे गति क्यों नहीं करते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैंने लिख के रखा हूँ। प्रत्येक सजीव पोषण की व्यवस्था को अपनाते हैं और इसी के आधार पर उनका वृद्धि और विकास होता है। क्या कह रहा है कि जितने भी सजीव हैं वो लोग पोषण को अपनाते हैं और पोषण के आधार पर ही सजीवों का वृद्धि और विकास होता है और दैनिक जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इनका कहना ये है कि जितने भी सजीव हैं, मान लीजिए एक्स कोई सजीव है, तो ये लोग पोषण करेंगे। पोषण इसलिए करेंगे क्योंकि इनको चाहिए वृद्धि और इनको चाहिए विकास। और डेली लाइफ में ये जो भी काम करेंगे उसके लिए ऊर्जा भी तो चाहिए और उन्हीं ऊर्जा के लिए ये लोग पोषण करते हैं। अब ये लोग पोषण में क्या-क्या लेते हैं उसको थोड़ा देखते हैं। अगर कोई सजीव है वो लोग पोषण करता है। पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? तो वृद्धि और विकास के लिए, दैनिक ऊर्जा के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ाने के लिए। ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम को आप लोग बनाते चलिएगा क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में इतना जो लिखा हुआ है, ये सब कहीं काम नहीं आने वाला है। काम आने वाला है तो बस ये डायग्राम। तो डायग्राम को आप लोग बनाते चलिए। आगे चलते हैं, यहाँ पे मैंने आपको एक नोट दिया हूँ। तो नोट में क्या किया गया है, पोषण के आधार पर जीवधारियों को 2 भागों में बाँटा गया है। जो लोग पोषण करते हैं यानी कि न्यूट्रिशन लेते हैं उसके आधार पे सजीवों को 2 भागों में बाँटा गया है। अब वो 2 भाग कौन-कौन से हैं ज़रा उसको देख लेते हैं। पहले भाग की अगर हम बात करूँ तो इसको कहते हैं ऑटोट्रॉपी यानी कि स्वपोषी कहते हैं। अगर हम स्वपोषी को भी 2 भागों में बाँटा गया है। पहला होता है प्रकाश स्वपोषी यानी कि फोटो ऑटोट्रोपिक और दूसरा होता है रसायन पोषी और इसको कहते हैं कीमो ऑटोट्रोपिक। उसके बाद एक आता है हेटेरोट्रोपिक और इसी को अपन लोग परपोषी कहते हैं और परपोषी को भी 3 भागों में बाँटा गया है। पहला होता है होलोजोइक, दूसरा होता है पैरासाइट और तीसरा होता है सैप्रोसाइट। अगर हम होलोजोइक की हिंदी में बात करूँ तो इसको कहते हैं पूर्णभोजी और दूसरा होता है परजीवी और तीसरा होता है मृतोपजीवी। तो अब एक-एक करके समझते हैं कि आखिर ये स्वपोषी क्या होता है, परपोषी क्या होता है। अगर हम स्वपोषी की बात करें तो यह एक जीवधारी होता है जो कि अपना भोजन स्वयं बनाता है। स्वपोषी की बात करें तो यह एक जीवधारी होता है जो कि अपना भोजन स्वयं बनाता है और इन्हें उत्पादक भी कहा जाता है। तो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्पादक किसे कहते हैं यानी कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर किसे कहते हैं? तो आप लोग वहाँ पे ऑप्शन दोगे कि जो लोग अपना भोजन खुद बनाते हैं। जो लोग नहीं, जो सजीव अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं यानी कि प्रोड्यूसर कहते हैं। स्वपोषी की अगर बात करें तो इसमें 2 चीज़ होता है। पहला तो होता है प्रकाश स्वपोषी। यहाँ पे नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाता होगा। ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाता होगा। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी डाला है, प्रकाश के द्वारा सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाता है। बेसिकली फोटोसिंथेसिस क्या होता है? यहाँ से सूर्य है, सूर्य से क्या आती है? प्रकाश ऊर्जा और इसी प्रकाश ऊर्जा को पेड़-पौधे रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद इसी सोलर एनर्जी को ये लोग केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं और इसी को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। सभी पेड़-पौधे सभी पेड़-पौधे फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि जितने भी पेड़-पौधे होते हैं वो सारे ऑटोट्रॉपिक होते हैं। आपने कभी पेड़-पौधे को खाना बना के नहीं दिया होगा, तो पेड़-पौधे खुद ब खुद अपना खाना बना लेते हैं। तो पेड़-पौधों को खाना के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होना पड़ता है, तो इसीलिए सभी पेड़-पौधे को अपन लोग कह सकते हैं कि ये लोग उत्पादक हैं। क्या है? ये उत्पादक हैं। पेड़-पौधे उत्पादक हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा फोटोसिंथेसिस को समझते हैं और फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए हम थोड़ा इस पिक्चर को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, छोटा नहीं होगा शायद ये। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे समझा देते हैं। मान लीजिए ये एक पेड़-पौधा है और पेड़-पौधा यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो पेड़-पौधे के पत्ते में एक क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल के कारण ही पेड़-पौधा जो सूर्य सूर्य का प्रकाश होता है उसको एब्ज़ॉर्ब करते हैं। एब्ज़ॉर्ब करने के बाद यहाँ पे एक रिएक्शन होता है CO2 प्लस H2O को और यही CO2 प्लस H2O मिल के बनता है C6H12O6 और प्लस में O2 और O2 को सह उत्पाद कहा जाता है और C6H12O6 जो होता है ये मुख्य उत्पाद होता है। अब नीचे में वाटर होता है, H2O और मिनरल्स होता है। नीचे में जो वाटर और H2O होता है तो इसको ऊपर तक ले जाने का कार्य करता है, वो करता है जाइलम। जाइलम और जाइलम को कहा जाता है कि ये कैपिलरी एक्शन करते हैं, यानी कि केशिकात्व एक्शन करते हैं। जो भी नीचे में ज़मीन में वाटर और मिनरल्स होता है उसको पत्तियों तक पहुँचाता है जाइलम और जाइलम को एक चीज़ और कहा जाता है कि यह बस वन वे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। उसके बाद एक चीज़ होता है फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या होता है कि इस एटीपी को लाना और पूरे पेड़-पौधे में पहुँचाना और यहाँ पे भोजन का स्टोर किया जाता है। तो पेड़-पौधे जो अपना भोजन स्टोर करते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में करते हैं। किसके फॉर्म में करते हैं? तो स्टार्च के फॉर्म में करते हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं।
प्रकाश संश्लेषण के बारे में कुछ नोट्स अपन लोग कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण सूर्य सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी और क्लोरोफिल के साथ संपन्न होता है। सूर्य का प्रकाश होना चाहिए और क्लोरोफिल भी होना चाहिए, तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्णतः हो पाती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडल की CO2 और मिट्टी से मिले जल अभिक्रिया करते हैं और इसके बाद ग्लूकोज मुख्य उत्पाद बनाता है और ऑक्सीजन सह उत्पाद बनता है। जब जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो वायुमंडल से पेड़ पौधे क्या लेगा, CO2। उसके बाद सूर्य से क्या लेगा, प्रकाश प्रकाश और उसके बाद ये लोग अभिक्रिया करते हैं, CO2 प्लस H2O, उसके बाद बनता है C6H12O6 और इसी C6H12O6 को अपन लोग ग्लूकोज कहते हैं और साथ में जो O2 बनता है इसको अपन लोग सह उत्पाद कहते हैं और इसी O2 के कारण अपना लोग सांस ले पाते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जड़ ऑस्मोसिस यानी कि प्रासरण विधि द्वारा पानी और खनिज प्राप्त करती है। जड़ जो होती है वो ऑस्मोसिस यानी कि प्रासरण विधि द्वारा पानी और खनिज प्राप्त करती है। पानी जाइलम द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है और जबकि फ्लोएम के द्वारा भोजन पूरे पेड़ में यात्रा करता है। मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि जाइलम का काम क्या है, जड़ से जड़ से पानी लेना और मिनरल्स लेना और मिनरल्स को लेकर पत्तियों तक पहुंचाना ताकि पत्ती अपना भोजन पूर्णतः बना सके। और फ्लोएम का काम क्या होता है कि जो पत्तियों के द्वारा खाना अगर बन जाए तो उस खाने को लेकर पूरे पेड़ पौधे में पहुंचाना और पेड़ पौधा जो अपना भोजन स्टोर करता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। आगे देखते हैं, पेड़ पौधे में बना भोजन एटीपी के रूप में यात्रा करता है जबकि स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। यही मैंने आपको अभी बताया था, एटीपी के रूप में यात्रा करता है। जब पेड़ पौधे में बना हुआ भोजन यात्रा के फॉर्म में रहता है तो वो एटीपी के फॉर्म में रहता है और वही जब स्टोर करना होता है तो वो लोग स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। आगे देखते हैं, आगे आता है एक और उसको कहते हैं कीमो ऑटोट्रोपिक यानी कि रासायनिक स्वपोषी। अगर हम रासायनिक स्वपोषी की बात करें तो प्रकृति में मौजूद ऐसे जीवधारी जो विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यहाँ पे प्रकृति में बहुत सारे ऐसे भी जीवधारी होते हैं जो बिना प्रकाश का भी अपना भोजन तैयार कर सकते हैं और वो लोग अपना भोजन तैयार करने करने के क्रम में विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करते हैं। तो इन्हीं में मैंने नोट डाला है, कुछ बैक्टीरिया जैसे सल्फर बैक्टीरिया, आयरन आयरन बैक्टीरिया अकार्बनिक रसायन का उपयोग करते हैं। जो सल्फर बैक्टीरिया होती है, आयरन बैक्टीरिया होती है, वो इनऑर्गेनिक केमिकल का उपयोग करके अपना भोजन प्राप्त करती है और उसी से अपना ऊर्जा भी ग्रहण करते हैं। जो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ बस आप लोगों को उस चीज़ों को याद रखना है। अब देखते हैं परपोषी। अगर हम परपोषी बात करें, हेटेरोट्रॉपिक की बात करें तो ऐसे जीवधारी होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं और इन्हें उपभोक्ता भी कहा जाता है। कुछ ऐसे भी जीवधारी होते हैं जो कि अपना भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं तो उसे परपोषी करते हैं और इसे उपभोक्ता भी कहा जाता है। मैंने आपको ऊपर में बताया था कि हेटेरोट्रॉपिक भी 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला होता है पूर्णभोजी यानी कि होलोजोइक। तो ये ऐसे जीवधारी होते हैं जो भोजन ग्रहण करने और पाचन करने, अवशोषण करने और स्वांगीकरण करने तथा उत्सर्जन करने की क्षमता रखते हैं। इन्हें होलोजोइक कहा जाता है। जो भी होलोजोइक होगा, पूर्णभोजी होगा, वो पहले तो भोजन करेगा, भोजन करने के बाद फिर उसका पाचन करेगा, पाचन करने के बाद फिर उसका अवशोषण करेगा, फिर उसका स्वांगीकरण करेगा, उसके बाद वो लोग उत्सर्जन भी करते हैं। यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर भी निकालते हैं, तो उसे पूर्णभोजी कहा जाता है यानी कि होलोजोइक कहा जाता है। अगर हम होलोजोइक की एग्जाम्पल की बात करें तो इनमें जीवों के मुख और आँत पाई जाती है। सॉरी, इन जीवों में मुख भी होगा, आँत भी होगा, क्योंकि मुख नहीं होगा तो ये भोजन नहीं कर पाएगा, आँत नहीं होगा तो भोजन को पचा नहीं पाएगा। दूसरा क्या है, अमीबा से लेकर बड़े जीवधारी मनुष्य तक इनमें शामिल है। अमीबा भी होता है, मनुष्य भी होता है, सारे आपको होलोजोइक में पाया जाता है। अगर हम होलोजोइक की बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहले तो शाकाहारी होते हैं हर्बीवोर्स, दूसरा मांसाहारी कार्निवोर्स। अगर हम शाकाहारी की बात करें तो यहाँ पे टीडा, खरगोश, बकरी, गाय, हिरन। जो मांस नहीं खाता है भाई उसी को शाकाहारी कहते हैं, जो मांस खाता है उसको मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, बाघ और चीता। तो पृथ्वी पर सबसे बड़े तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा सॉरी तो पृथ्वी पर सबसे बड़े आकार का मांसाहारी ध्रुवीय भालू है। अगर कभी पूछ दिया जाए कि पृथ्वी पर सबसे बड़े आकार का मांसाहारी क्या है तो आप लोग कहेंगे ध्रुवीय भालू है, यानी कि पोलर बियर है। उसके बाद आता है ओमनीवोर्स में यहाँ पे भी है, आप लोग मार्क कर लीजिएगा, यानी कि सर्वाहारी। मनुष्य, मुर्गा, मुर्गी, भालू, सुअर, बंदर, चींटी, गिलहरी, चूहा, कुत्ता, बिल्ली, ये सारे जितने भी हैं ये सारे सर्वाहारी हैं। ये सब कुछ खा लेते हैं, घास भी खा लेगा, मांस भी खा लेगा, सब कुछ खा लेगा। सबसे ज़्यादा तो मनुष्य सर्वाहारी होते जा रहा है। उसके बाद आता है एस्केवेंसर। अगर हम एस्केवेंसर की बात करें तो ये जब कोई भी जीव मर जाता है तो मरने के बाद उसके डेड बॉडी से ये लोग अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे गिद्ध, सियार, भेड़िया, कुत्ता आदि। उसके बाद आता है पैरासाइट यानी कि परजीवी। परजीवी की अगर हम बात करें तो यदि 2 जीवों का परस्पर संबंध है, यानी कि एक जीव के साथ एक जीव मौजूद होता है, एक जीव के साथ एक जीव मौजूद होता है, जिनमें एक को पोषण या
लाभ मिल रहा है जबकि दूसरे को नुकसान हो रहा है। इस प्रकार जिसे लाभ की प्राप्ति हो रही है उसे ही परजीवी कहा जाता है। मान लीजिए कि 2 जीव हैं, एक जीव ये हुआ, एक जीव ये हुआ। दोनों जीव एक दूसरे से संबंध रखते हैं। तो एक कोई भोजन बनाता है तो उसका भोजन चुरा के एक कोई खा लेता है। तो इस भोजन से जिसको लाभ मिल रहा है वो हो गया परजीवी और जिसको नुकसान हो रहा है तो भाई आप लोग समझ ही रहे होंगे क्या हो रहा है। तो जो दूसरे का भोजन चुरा के खा लेता है, एक वर्ड में समझिए, उसको परजीवी कहा जाता है। अगर हम परजीवी की बात करें तो यह पचा हुआ भोजन करता है। परजीवी क्या करता है? पचा हुआ भोजन करता है और पाचित भोजन को ही स्वीकार करता है। परजीवी भी 2 प्रकार का होता है, पहला होता है अंतःपरजीवी और दूसरा होता है बाह्य परजीवी। तो अंतःपरजीवी की अगर हम बात करें तो ये शरीर के अंदर पाया जाता है, जैसे कि प्रोटोजोआ, कालाजार, टेम्पल, और इंडोपरजीवी की बात करें तो यह शरीर के ऊपर पाया जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ तो कवक, जुएँ जुएँ जो ढील बालों में पाया जाता है, मच्छर, खटमल, ये सब क्या करते हैं कि आपका खून चूस लेते हैं और खून चूसने के बाद ये लोग अपना भोजन करते हैं, इसी को परजीवी कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगा सभी परजीवी लगभग बीमारी फैलाते हैं। जितने भी परजीवी होता है उसमें से अधिकतर बीमारी फैलाता है। उसके बाद आता है सेप्रोफाइट्स यानी कि मृतोत्पजीवी। अगर हम मृतोत्पजीवी की बात करें तो यह सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कवक या बैक्टीरिया आदि। इनका इनका जो मुख्य कार्य होता है मरे हुए जीवधारियों से अपना भोजन प्राप्त करना। यानी कि सड़े हुए जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ को ये लोग सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको 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 सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में ये लोग कन्वर्ट कर देते हैं। और यहाँ पे मृतोत्पजीवी अपने कार्य के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैस निकालते हैं, इसीलिए वातावरण में दुर्गंध फैलाती है। जब ये लोग अपना भोजन कर रहे होते हैं किसी डेड बॉडी से, किसी सड़े हुए चीज़ों से, तो ये लोग कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्साइड निकालते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो इसी के कारण जो गंदगी फैलती है, जो महक निकलती है, तो इसी के कारण निकलती है। इन्हें पृथ्वी का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। अगर मृतोत्पजीवी ना हो तो पृथ्वी पर दुर्गंध ही दुर्गंध फैल जाएगी मेरे भाई। तो इसलिए इसे सफाई कर्मी भी कहा जाता है। अब अपन लोग बात करेंगे कि आखिर प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स यानी कि मनुष्यों में पोषण की प्रक्रिया क्या होती है, इसको समझिएगा। यहाँ से आपका बायोलॉजी फाइनली चालू हो रही है। बायोलॉजी यहाँ से आपकी चालू हो रही है, इसको समझिएगा। तो सबसे पहले मनुष्य, पेड़ पौधे और जानवर दोनों का सेवन करते हैं तथा यह होलोजोइक है। मनुष्य का मैंने बोल दिया, पेड़ पौधे भी खाते हैं, जानवर दोनों का सेवन करते हैं, इसलिए ये होलोजोइक है। भोज्य पदार्थों का ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण तथा बहिष्करण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये सब मैंने आपको ऊपर बताया था। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पोषण के आधार पर मनुष्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है मल न्यूट्रिशन और दूसरा होता है प्रॉपर न्यूट्रिशन। दूसरा क्या होता है? प्रॉपर न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन को ही कुपोषित कहते हैं और प्रॉपर न्यूट्रिशन को ही सुपोषित कहते हैं। अगर हम मल न्यूट्रिशन की बात करें तो यहाँ पे एक आदमी है और इसकी पाचन क्षमता ज़्यादा है और भोजन उपलब्ध नहीं है। यह 2 प्रकार का होता है। यह 2 प्रकार का होता है। एक, अभाव की स्थिति में भोजन या पोषक तत्व मौजूद नहीं होता है और यह यह एक बीमारी का शिकार हो जाता है अगर हम वहीं पे एक प्रॉपर न्यूट्रिशन वाले लोग का देखें तो यहाँ पे भोजन की उपलब्धता भी होती है, पाचन क्षमता भी ठीक ठीक होती है और यह भोज्य पदार्थ या पोषक तत्वों का सही मात्रा में मिलना सुपोषित होना कहलाता है। यानी कि इसको कोई भी बीमारी नहीं होता है। यानी कि भोजन नहीं मिला तो कुपोषित हो गया, भोजन मिला तो सुपोषित हो गया। बस यहाँ पे यही चीज़ समझने वाली बात है। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे मानव का स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना, इसमें क्या डिफरेंस है? अगर कोई आपसे पूछे कि आप स्वस्थ हो या रोग मुक्त हो, तो इसमें आपका जवाब क्या होगा? आप लोग कमेंट में बताइएगा। स्वस्थ होना एक व्यापक अवधारणा है जिसके तहत सामाजिक समानता, आर्थिक स्थितियाँ, मानसिक स्थितियाँ तथा शारीरिक स्थितियाँ मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है। जो मानसिक स्थिति होती है, शारीरिक होती है, आर्थिक होती है, अगर ये नहीं है तो आप लोग स्वस्थ हैं। लेकिन रोग मुक्त होना यानी कि आपके शरीर में कोई भी रोग नहीं है, तो आप रोग मुक्त हैं लेकिन आप स्वस्थ नहीं हैं। स्वस्थ होने होने का मतलब आपका मानसिक स्थिति भी उतना ही ठीक होना चाहिए। अब अपन लोग शुरुआत करेंगे हमारा स्वास्थ्य के लिए आवश्यक तत्व। अगर हमारे स्वास्थ्य में बेहतर रखना है, बेहतरीन ढंग से हमारे शरीर का विकास हो, तो इसके लिए हमें इन सारी चीज़ों का ग्रहण करना ज़रूरी है। पहला तो कार्बोहाइड्रेट करेंगे, फिर फैट करेंगे, वसा करेंगे, एमिनो एसिड करेंगे, प्रोटीन करेंगे, विटामिन भी लेंगे, विटामिन भी लेना ज़रूरी है, खनिज लवण भी लेना ज़रूरी है और साथ में साथ जल भी लेना ज़रूरी है। तो आज की इस लेक्चर को हम यहीं पे रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बात करेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और लेक्चर सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैं स्पीड लेके इसीलिए चल रहा हूँ क्योंकि आपका जल्दी-जल्दी सब्जेक्ट खत्म हो जाए। बायोलॉजी के बाद अपन लोग को फिजिक्स भी पढ़ना है, फिर केमिस्ट्री भी पढ़ना है, सब कुछ को देखना है। तो इसीलिए अगर मैं थोड़ा स्पीड लेके ना चलूँ
तो आप लोग को पढ़ नहीं पाओगे। तो यहाँ पे बस आप लोग दिमाग से सुनते चलिए, सब कुछ आपको याद होते चला जाएगा। तो रिवीजन के मोड से आइए और पढ़ते चले जाइए।